और आपसे बातचीत करेंगे। जो 3 महत्वपूर्ण सत्र हैं उनके विषय में आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जो कि फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है SIS JNU, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे संपर्क करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए शिशिर। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से अभी शिशिर बता रहे हैं दुबई से हमें कि $475 मिलियन का एक कोष जो है विकसित करने की बात कही गई है, उसमें जर्मनी ने $100 मिलियन दिया है, दूसरे देशों ने भी उसमें मुक्त हस्त एक तरह से कहा जाए तो पैसे प्रदान किए हैं। किस तरह से देखते हैं COP28 की शुरुआत को? आपको लगता है कि एक सही दिशा में बढ़ता हुआ कदम है? COP28 की सफलता को लेकर आशान्वित हैं आप? निखिल, ये जो लॉस एंड डैमेज फंड जो बनाया गया 28 में, वो अपने आप में बड़ी अच्छी शुरुआत है। इसकी सोच पिछले COP27 में शुरू हुई थी शर्म शेख में। पर आप देखें, लगातार पूरे इस साल में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान ये क्लाइमेट क्राइसिस का मुद्दा लगातार अग्रणी मुद्दा बना रहा और उसमें बार बार अलग अलग तरह से बातचीत हुई है। तो हालांकि ये $475 मिलियन का फंड अपने आप में बड़ी अच्छी शुरुआत है। और जैसा कि G20 शिखर सम्मेलन में बार बार कहा गया कि यदि विकसित देश चाहते हैं कि 2030 तक नेट जीरो एमिशन का उद्देश्य रखना है, तो उसके लिए कम से कम $6 ट्रिलियन मुहैया कराने की जरूरत है, उसके साथ तकनीक मुहैया कराने की जरूरत है। तो इसलिए उद्देश्य इस तरह के रखे जाएं जिनको हम पूरा कर सकते हैं। और उसमें विकसित देशों को बार बार कहा जाता है जो जिम्मेदार हैं इन क्राइसिस के लिए, जो आज पर्यावरण की क्राइसिस है उसके जो जिम्मेदार देश हैं वो तो विकसित देश हैं और खामियाजा भुगतते हैं विकासशील और कम विकसित देश। तो इसलिए लगातार भारत भी ये बात कहता है कि वित्त और तकनीक का लगातार हस्तांतरण होना चाहिए, ताकि आज जब विकसित और कम विकसित, विकासशील और कम विकसित देश इस पूरी मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, तो विकसित देशों को ये इनको मुहैया कराना चाहिए। और दूसरी बात, आप देखें रोजमर्रा के जीवन में भारत में अब जिनको हम एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट सब कहते हैं, फ्लड या ड्राउट या और तरह के लैंडस्लाइड्स और क्या क्या, तो वो भारत और पूरा विश्व आप देखें, आप रोजमर्रा के जीवन में आपको उससे जूझना पड़ रहा है। तो उसके क्लाइमेट चेंजेस में बहुत सी ऐसी चीजें आप बात कर रहे हैं कि जहां लगता है कि क्लाइमेट चेंज का असर काफी इरिवर्सिबल होता नजर आ रहा है, कि उसको शायद हम ठीक नहीं कर पाएंगे। तो उसकी जो अर्जेंसी की बात है वो भी इसमें आ जाती है कि आप पूरी कोशिश तो कर ही रहे हैं और उसमें वित्त भी और तकनीक हस्तांतरण करने की बात है, पर उसको जल्द से जल्द करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है ये इस परिप्रेक्ष्य में ये जो शुरुआत हुई है लॉस और डैमेज फंड की, जो अपने आप में अच्छी शुरुआत है। अब उम्मीद ये करते हैं कि जो इस तरह से वायदे किए गए हैं कि इतना जो उन्होंने अलग अलग देशों ने प्लेज किया है, UAE ने खुद किया है और उसके साथ यूरोपियन यूनियन और एक छोटी रकम यूनाइटेड स्टेट्स और जापान ने भी प्लेज की है, ये मुहैया कराया जाएगा। और वित्त के साथ साथ तकनीक का भी हस्तांतरण होना चाहिए, तभी इस तरह की जो चिंता है पर्यावरण को लेकर, उससे हम थोड़ा सुलझ पाएंगे। जी, निश्चित तौर पर होगा। और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपसे अगर हम दोबारा उस बात पर जाएं जो प्रधानमंत्री के साक्षात्कार से निकलती है, और कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ की चिंताएं जो है उसको लीड करता हुआ नजर आता है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत। और जब ये कहा जाता है कि जब हम समानता की बात करते हैं, जलवायु समानता की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि साझा जिम्मेदारियां सभी की होनी चाहिए, और ऐसे में जब ये बात ख्याल रखने की है कि विकासशील देश जो कि इस जलवायु की समस्या के लिए स्वयं जिम्मेदार नहीं है, बावजूद वो इस समस्या के समाधान के लिए साथ आए हैं, भारत का स्वर जो मुखर स्वर है कितना एक तरह से जिसको कहते हैं कि गोलबंद करता है इस दुनिया के सम्मेलन में विकासशील देशों को? भारत ने क्लाइमेट क्राइसिस की पूरी डिबेट समानता और की भी बात की जी, और उसी के चलते जैसे कहा गया कि विश्व में जो आज क्लाइमेट क्राइसिस है जी, उसके
करता धरता तो है विकसित देश, पर उनका खामियाजा भुगत रहे हैं कम विकसित और विकासशील देश। पर वो जैसा आपने कहा कि आज इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, तो इसमें क्या सबकी जिम्मेदारी एक जैसी होनी चाहिए या सबकी जिम्मेदारी अलग अलग होना चाहिए? तो मुझे लगता है ये बात जिसको हम कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं कि शेयर तो है सारी जिम्मेदारी, पर उसको अलग अलग जरिए से अलग तरीके से सब देश उसमें शामिल होंगे। तो जाहिर है विकसित देशों को वित्त और तकनीक मुहैया कराना होगा, कम विकसित देशों को विकासशील देशों को उसके साथ जोड़ना होगा। पर मैं एक बात यहाँ और थोड़ी सी जोड़ना चाहूंगा कि भारत आज विश्व का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है जी। इसके कारण भी पूरे विश्व का ध्यान भारत पर जाता है, और खासकर इस दुबई में हो रहे शिखर सम्मेलन में, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति या अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं होंगे, उसकी वजह से भी सा ध्यान जो है विश्व का वो भारत के प्रधानमंत्री की ओर जाता है। और इसीलिए आप देखें कि बहुत सटीक रणनीति सामने लाते हैं। अपने हाल ही में G20 के शिखर सम्मेलन में जो 20 नवंबर को हुआ था, उसमें भी भारत के प्रधानमंत्री ने ग्रीन क्रेडिट्स की बात की थी और कहा था कि हमें जो जलवायु का ये चुनौती है, इससे लड़ने के लिए इंडस्ट्री लेड सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे, इसलिए उनको इंसेंटिवाइज करना जरूरी है। इनोवेशन की बात की, जिसके लिए उन्होंने आईटी की, जहां जो सेकंड सेशन होने वाला है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, वहां भी लगातार भारत बात करता है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेवलपमेंट होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। और मतलब बहुत सटीक क्या हो सकता है, ठोस किस तरह से कदम आगे लिए जा सकते हैं, उस तरह की सोच दूसरे देशों को साथ लेकर भारत यहाँ फिर की कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता है कि क्योंकि मेजबान देश जो है यूएई, वो भारत से बड़े अच्छे संबंध है, तीसरा सबसे बड़ा हमारा व्यापारिक हिस्सेदार है, तो वहां देश यदि आपका तालमेल बहुत अच्छा होता है तो आपको अपनी बात सबको समझाने की और प्रभाव डालने का मुझे लगता है और अच्छा अवसर मिलता है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि क्योंकि चीन और अमेरिका के राष्ट्रपति वहां नहीं होंगे, तो भारत के प्रधानमंत्री को अपनी बात रखने का, प्रभाव बनाने का और विश्व का उनकी तरफ ध्यान से उनके साथ जुड़ने का मुझे लगता है कि अच्छा एक समावेश बनता हुआ नजर आता है। और यदि खास रणनीतियां ठोस जिनको हम लेकर आगे बढ़ सकते हैं, उन पर यदि बातचीत होती है तो हो सकता है कि इसके कुछ जो नतीजे हैं वो अच्छे निकले आने वाले 2 दिनों में। जी, निश्चित तौर पर तो